Class 11th Indian Constitution at Work, chapter number 4, Constitution, Why and How. Let's start with the chapter. So, need of constitution. So, first of all, in this chapter, they have talked about why we need a constitution, or you can say these needs are also known as the functions of the constitution. The first one is that allows the coordination and assurance specification of decision making power to specify who has work to make decision in society. It decided how government will constitute. First of all, it allow the coordination and assurance. Second is specific the decision making powers. That means they get that वो बताते हैं कि कैसे कोई एक इंसान को वो डिसीजन मेकिंग की पावर देते हैं. ठीक है, टू स्पेसिफाई हु इसके अंदर है ये, टू स्पेसिफाई हु हैज़ पावर टू मेक डिसीजन, कि किसके पास पावर होगी डिसीजन मेक करने की सोसाइटी के अंदर, और वो डिसाइड करेगा कि कैसे गवर्नमेंट रन करेगी या क्या क्या लॉज बनेंगे उसके अंदर. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशंस देता है गवर्नमेंट की पावर्स पे. देन एस्पायर एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी बताता है एस्पायर एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी कि क्या हिस्ट्री थी और क्या वो चाहते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर. टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पायरेशन ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट द कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी. ये इसके अंदर है. जिस यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ा सा गैप देकर लिखा है, मतलब ये इनके अंदर है. तो एस्पायर एंड गोल ऑफ सोसाइटी के अंदर है कि ये गवर्नमेंट को बताते हैं कि क्या एक्सपिरेशन ऑफ सोसाइटी है और क्या कंडीशंस है एक सोसाइटी की, जिसके तहत वो क्या कहते हैं अपने लॉज या एक्ट्स बनाते हैं, जो कि क्या कहते हैं एक जस्ट सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है. देन फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, और सिंपली इसके लिए जाता है कि मतलब कौन से लोग एलिजिबल हैं वोट के लिए, या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करने के लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ है, या फिर कहाँ के सिटीज़न हैं वो, उनको क्या क्या राइट्स दिए जाते हैं एज ए सिटीजन्स, क्या उनकी ड्यूटीज़ है एज ए सिटीजन्स. ये सब एक कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. तो ये एक नई तरीके से नीड है उसकी. सो कॉन्स्टिट्यूशन अब है कि actually what is a constitution. So constitution is a compact document. This is DOC. Okay, DOC, मैंने DOC के बाद डॉट लगाया, that means document. Comprise number of articles about state specifying how state is to be constituted and what norms it should perform. ये आपको as it is याद करना पड़ेगा. फिर उसके बाद आते हैं effect of constitution depend on effectiveness. That what affects constitution actually. So mode of promulgation, then substantive provisions of constitution and balanced institutional design. So first मोड ऑफ promulgation उसके अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट सेटअप का हुई थी 9 दिसंबर. ये डेट याद कर लीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 में, जिसको रीअसेंबल किया गया था डिवाइड इंडिया के बाद 14 अगस्त 1947 में. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो इस्टेब्लिश की गई थी अंडर दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट under 1935, composed as suggested by the cabinet mission according to the planning. Each province and princely states or group of state allotted seat proportional to their representative populations, roughly in the ratio of 1:10,000. Then as a result, provinces 292 members were elected by the princely while from princely states that there are 93 members. Then seat of each province is distributed into 3 communities, that is Muslim, Sikh and general. General consist of mostly as and other peoples. Then proportional to respective population. Then member of communication and provinces legislative assembly elected by the represented by the method of proportional representation in the single transfer vote. Method of selection in princely states through consultation. सो अब हम करेंगे उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है? ये समरी है प्रिंसिपल्स दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट की. प्रिंसिपल जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट ने दिए थे उसकी समरी ये है, ब्रॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन
ठीक है, और इसे कौन लाया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लाई थी। द रेजोल्यूशन दैट डिफाइन, और ये क्या करता है? डिफाइन करता है एम्स ऑफ असेंबली, जिसको नेहरू ने दिया था 1946 में। फिर रेजोल्यूशन इनकैपेबल द एस्पायरेशंस एंड द वैल्यू बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या करता है? एस्पिरेशन एंड वैल्यू बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन गिव इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन टू द फंडामेंटल कमिटमेंट्स, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी एंड कॉस्मोपॉलिटियन आइडेंटिटीज़ क्या होंगी और कैसे ये देता है, उसकी क्या एक्सप्रेशंस होंगे, क्या उसके फंडामेंटल्स रहेंगे, ये सब क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देता है। फिर अब इसके मेन पॉइंट्स थे किसके? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, दैट इंडिया इज़ अ इंडिपेंडेंट सोवरेन एंड रिपब्लिक, इज़ अ रिपब्लिक। फिर इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ ईस्ट बाय ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी इंडियन स्टेट्स एज आर विलिंग टू बी पार्ट ऑफ यूनियन। अब इन सब का मतलब क्या है? तो पहला पॉइंट था जो कि ये था कि इंडिया, तो क्या होगा? इसने सीधे ये कहा है कि इंडिया क्या हुआ? एक इंडिपेंडेंट सोवरेन और रिपब्लिक पार्ट है, इसमें कुछ समझाने वाला तो है ही नहीं। उसका जो दूसरा पार्ट है उसमें ये लिखा है कि इंडिया में जितने भी यूनियन हैं जो कि अभी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज के अंदर है, वो अपनी विलिंग से एक यूनियन बनाएंगे। ठीक है, वो उनकी अपनी मर्जी होगी। ठीक है, वो आना चाहे तो हमारे यूनियन यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है टेरिटरीज परफॉर्मिंग यूनियन शेल बी ऑटोनॉमियस यूनिट एंड एग्जीक्यूटिव ऑल पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेप्ट द असाइन टू और वेस्टेड इन यूनियन। ठीक है, उसके बाद आएगा फिर ऑल पावर्स एंड अथॉरिटीज़ ऑफ सोवरेन आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट कॉन्स्टिट्यूशन शैल फ्लो फ्रॉम पीपल, यानी कि सब कुछ उसका इंडिपेंडेंट होगा, सोवरेन होगा, और जो भी उसके वो होंगे वो कहाँ से आएंगे? पीपल से आएंगे। यानी कि जितने भी एक्ट सब कुछ बनेगा कहाँ से बनेगा? पीपल्स के उससे बनेगा कि व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, बेसिकली दे फोकस ऑन दिस। Then all people of India shall be guaranteed and secure the social, economic and political justice, equality of status and opportunity, equality before law and fundamental freedom of speech, expression, belief, faith, worship, vocations, association, action subject to the law and पब्लिक मोरालिटी। इसका मतलब है जो पीपल ऑफ इंडिया होंगे, यानी कि जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया होंगे, उनको गारंटी दी जाएगी और उनको सिक्योरिटी दी जाएगी दैट वो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली उनको हर तरीके से जस्टिस दिया जाएगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस दिया जाएगा, यानी कि सबको एक नज़र से देखा जाएगा, और हर मतलब क्षेत्र में, और अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, वो सब इक्वल बिफोर लॉ होंगे, उनको फंडामेंटल फ्रीडम मिलेंगी, जैसे कि स्पीच की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की। स्पीच यानी कि बोलने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीफ की कि वो किस में क्या बिलीव रखते हैं, क्या फेथ है उनका, कि किसको वर्शिप करते हैं, यानी कि एज एवरीबडी नो इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, तो वर्शिप करने की उनको फुल ऑन फ्रीडम है। फिर वोकेशन है वो अपने उसको आचार प्रचार करने की, एसोसिएशंस फॉर्म करने की, और उनके एक्शंस की। बट ये जो एक्शंस होंगे वो सब्जेक्ट टू लॉज होने चाहिए, यानी कि विद इन द लॉ होने चाहिए, नॉट आउट ऑफ द लॉ, और पब्लिक मोरालिटी भी होनी चाहिए उसमें। फिर द माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, depressed and other backward class, I have written in very short, I'm really sorry, shall be provided adequate safeguard। इन सब लोगों को, जितने भी माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड पीपल्स है, इन लोगों को क्या दी जाएगी? सेफ गार्ड दी जाएगी, यानी कि इनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, बिकॉज अर्लियर दे आर वेरी लेस इन नंबर्स, तो उनको ये भी एक प्रोवाइड किया गया था, जिसके तहत कि आपको पता है कि रिजर्वेशन और ये सब चीज़ें आई थी। फिर आएंगे हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ रिपब्लिक एंड सोवरेन राइट्स ऑन द लैंड, सी, एयर शॉल बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। अब उनको एक मतलब छूट दी जाएगी और उनको मतलब आज़ादी दी जाएगी कि वो कहीं पे भी ज़मीन, हवा, पानी, मतलब वो सब कुछ ले सकते हैं, वो किसी भी तरीके से स्लेव नहीं है किसी के भी। ठीक है, और जस्टिस के अकॉर्डिंग दी जाएगी, जैसे कि सबको पता है कि राइट टू लॉ और राइट टू लैंड वाला जो था, ये सब चीज़ें हैं, ये सब दी जाएगी एक सिविलाइज्ड नेशन के लिए, यानी कि किसी के पास भी किसी भी चीज़ की एक्सेस नहीं है। The land would make full and willing contribution to the promotion of the world peace and welfare of nation। और इसका जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि ये जो रेजोल्यूशन था ये देता है आपको, ये बताता है कि जो इंडिया है वो
अपना मतलब फुल ऑन कंट्रीब्यूशन देगा वर्ल्ड पीस और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए, जो कि उसने आई थिंक फ्रॉम द कोल्ड वॉर से, फिर जब क्या कहते हैं हम जो टू नेशंस डिपार्ट हुए थे, इफ़ यू हैव रेड अबाउट इट, सो कोल्ड वॉर के टाइम से ही उसने मतलब अपने आप, कोल्ड वॉर के टाइम पे भी उसने अपने आप को यही रिप्रेजेंट करा था कि मतलब वी वांट टू मेंटेन द पीस और वी आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इवन टुडे ऑल्सो दे आर contributing in this only. So provision adopted from the constitutions of the different countries, ये लास्ट पार्ट है और मैंने पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसके सिर्फ मेन पॉइंट्स जो हैं, जो आप लोग खाली समरी पढ़ना चाहते हैं, ये उसके लिए है. इफ़ यू वांट मोर प्लीज़ टेल मी. देन प्रोविजन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, क्या क्या है, हमने कौन कौन सी कंट्रीज से क्या क्या अडॉप्ट किया है. दैट इज़ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फर्स्ट पास द पोस्ट लिया है, और आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ आपको जानना है तो प्लीज़ टेल मी दिस ऑल्सो. उसके साथ साथ हमने क्या कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज और हर रोल, और लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स को करा. उसके बाद हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी. फिर हमने कैनेडियन से लिया है क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ आर गवर्नमेंट एंड देन आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स. देन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और आयरिश से हमने लिया है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़. थैंक यू. ये चैप्टर यहीं एंड होता है. आपको अगर इसको और ज़्यादा ब्रीफ में समझना है, यू कैन टेल मी आउट देयर इन द कमेंट वन. थैंक यू सो मच.